अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 को अगर हम देखें तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस किन कंट्रीज़ के साथ है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रेड सरप्लस हम कहते किसको हैं। देखिए, जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री को ज़्यादा वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ वो उससे किस वैल्यू का सामान ले रही है, ठीक है, तो कंट्री जो है एक पर्टिकुलर कंट्री ट्रेड सरप्लस में होती है। सपोज करिए आपने फ्रांस को लेते हैं, इंडिया ने फ्रांस को ₹10,000 का जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट किए, ठीक है, लेकिन आपने उनसे इंपोर्ट सिर्फ 8,000 के करे, तो आप ट्रेड सरप्लस में हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने सपोज करिए उन्हें 8,000 के एक्सपोर्ट करे और उनसे 10,000 के इंपोर्ट करे, ठीक है, उनसे ज़्यादा वैल्यू के इंपोर्ट करे, तो क्या होगा, आप ट्रेड डेफिसिट में आ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 को अगर हम देखें तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस किन कंट्रीज के साथ है। सबसे पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन में, दूसरा है इंडोनेशिया, थर्ड है स्विट्जरलैंड, फोर्थ है सिंगापुर। ठीक है, तो अगर हम 2019-20 का सर्वे देखेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस जो है वो दो कंट्रीज के साथ है। सबसे पहले तो है आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और दूसरी है आपकी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वन ओनली, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के साथ इंडिया का क्या है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वन ओनली। आंसर देख लेते हैं। ये कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट and the value of a country's import for a given period. Balance of trade is the largest component of a country's balance of payment. ठीक है, नाउ ये मैंने आपको समझा ही दिया है, अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज और आर करेक्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हम देखें तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। सबसे पहला, इट इज प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। सेकेंड है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इज अ सब इंडेक्स यूज इन द रैंकिंग, की मतलब कि सब इंडेक्स में आपका ये जो है ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर कॉम्पोनेंट लिया जाता है क्या। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया आर असेस्ड टू कैलकुलेट द रैंकिंग। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर आपका 2 सही है, ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, ये रैंकिंग कहेंगे हम तो ये कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर सब इंडेक्स है जो रैंकिंग में यूज होती है, लेकिन इंडिया की सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी असेस नहीं करी जाती हैं रैंकिंग को कैलकुलेट करने में, सिर्फ 2 करी जाती हैं, एक तो दिल्ली है और एक आपका क्या है, एक आपकी मुंबई है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द आंसर। Ease of doing business is the World Bank Group flagship publication. Doing business covers 12 area of business regulation. 12 एरिया ऑफ बिजनेस रेगुलेशन दिया जाता है, जिसमें से 10 एरियाज आपके स्टार्टिंग का बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी इन्वेस्टर मतलब जो कम अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी are included in the ease of doing business score and ease of doing business ranking. 2020 में इंडिया जो है वो मतलब 14 प्लेसेस अप मूव कर गई है टू 63rd पोजीशन अमंग 190 नेशन। इंडिया वाज रैंक्ड 100 इन 2018 रैंकिंग। ठीक है, द रिपोर्ट assesses improvement in the ease of doing business environment in Delhi and Mumbai. Hence, statement 3 is not correct. Okay, now क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, नो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव्स द डेफिनेशन ऑफ हॉट मनी। हॉट मनी किसे कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट रिफर्स टू फंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टर्स who actively seek short-term returns. Option number B is it refers to domestic currency which is under enough pressure of depreciation. Option number C is it is the international currency in which the highest faith is shown and is needed by every economy. And option number D is it refers to the most volatile share in the stock market. ठीक है, तो एक बार ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये कह रहा है कि ये वो इंटरनेशनल करेंसी होती है जिसमें हाईएस्ट फेथ होता है, ठीक है, और ये सारी इकोनॉमी को जरूरत होती है। तो ये उन करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपकी यूएस डॉलर हो गई, आपकी जापानीज येन हो गई, ठीक है, आपकी
ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, ये कौन सी है? ये आपकी हार्ड करेंसीज हैं, हॉट मनी नहीं है, ये आपकी हार्ड करेंसी है। जो करेंसी, जिन करेंसीज में सबसे ज्यादा फेथ होता है और वो सारी इकोनॉमी को उनकी जरूरत होती है, उन्हें हम हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है क्या होगा, ये हो गया आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। इट रिफर्स टू अ डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर इनफ प्रेशर ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इट रिफर्स टू द फंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टर्स हु एक्टिवली सीक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, इसको हम कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी मतलब कि उन्हें तुरंत जो है पैसा चाहिए, मतलब कि उन्हें तुरंत शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए। एक बार हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। हॉट मनी रिफर्स टू द फंड दैट आर कंट्रोल्ड बाय इन्वेस्टर हु एक्टिवली सीक शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, दीज इन्वेस्टर्स स्कैन द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट रेट। देखिए ये क्या होते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं ना, देखिए ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, इसी वजह से इन पे इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये रिस्की होते हैं इस वजह से इन पे इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। अ टिपिकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट ऑफन अट्रैक्ट हॉट मनी is the certificate of deposit, hence option A is the correct answer. Okay, now let's look at the next question. Question number 4, project Unnati has been started by the government of India to, option number A, to provide all weather road in the hilly northeastern region, to build school for left wing extreme hit region। देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट रीजन कौन से होते हैं, जहां पर आपके नक्सलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया अंडर DRDA स्कीम्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशंस ऑफ मेजर पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोर्ट, सॉरी, प्रोजेक्ट उन्नति हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशंस ऑफ मेजर पोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि 116 इनिशिएटिव आइडेंटिफाई किए गए थे एंड ऑलमोस्ट 50-60 इनिशिएटिव तो अब तक कंप्लीट भी कर दिए गए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तो ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। अ कंट्री इज सेड टू बी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम व्हेन द करंट अकाउंट डेफिसिट इज बैलेंस्ड बाय द कैपिटल अकाउंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट नंबर 2, एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, वो तो बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि एक कंट्री जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में जब होती है, जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो बैलेंस होता है करंट कैपिटल अकाउंट के साथ। ये बिल्कुल गलत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होता है जब एक पर्टिकुलर ईयर में आपके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट दोनों बराबर हो, तो आप इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। स्टेटमेंट नंबर कह रहा है एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली करी जाती है ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 ओनली, ठीक है। ये कैसे देखिए, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड ऑटोनॉमस व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड ड्यू टू सम रीजन अदर देन टू ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए ट्रांजेक्शंस क्यों होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिससे आपका इक्विलिब्रियम बन जाए, ठीक है। लेकिन वो पेमेंट जो आपके ट्रेड गैप को ब्रिज करने के लिए नहीं होती हैं, उन्हें हम ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। That is when they are independent of the state of balance of payment. One reason could be to earn a profit. These items are called above the line items. इन items को हम क्या कहते हैं? above the line items कहते हैं। The balance of payment is said to be in surplus, deficit, या फिर अगर हम deficit कहें, if autonomous receipt are greater than ऑटोनॉमस पेमेंट, और अगर आप ऑपोजिट ले लेंगे तो डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सरप्लस में होता है अगर ऑटोनॉमस रिसिप्ट जो है ग्रेटर हो ऑटोनॉमस पेमेंट से, ठीक है। अगर हम जो रिसीव कर रहे हैं वो ज्यादा हो बशर्ते कि हम कितना पे कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द HAM ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए ये क्वेश्चन एज सच अभी तक मैंने किसी एग्जाम में तो नहीं देखा है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर रहे थे, तो मैंने फिर ये क्वेश्चन ले लिया है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, इट इज अ पार्टनरशिप इन विच द टोटल कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को ना
एलिमिनेट करना सीखिए। ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कह रहा है, तो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड, ठीक है। एन्युटी मतलब एनुअल, सालाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक पार्टनरशिप है जिसमें सारी कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट भरता है। तो यहाँ पे नाम तो हाइब्रिड आ रहा है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, ठीक है। नाउ क्योंकि बिकॉज देखिए एग्जाम में सब कुछ आपको आता हो ये पॉसिबल नहीं है, किसी को भी नहीं आता है, ठीक है। अंडर द मॉडल द प्राइवेट एंटाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अलाउड टू कलेक्ट टोल्स टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। नहीं, ये भी गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। हम देख लेते हैं क्या गलत है, क्यों गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ बीओटी एन्युटी एंड ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल्स होते हैं ये, ठीक है। एज पर द डिजाइन, अगर हम इसका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का देखें तो इसका जो डिजाइन होता है गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें 40% कंट्रीब्यूट करती है। प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट कॉस्ट सेट होती है, उसका 40% आपकी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है अगले 5 सालों के लिए थ्रू एनुअल पेमेंट्स। मतलब कि हर एक साल जो है आपकी सरकार 5 साल तक जितना भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 40% दे देगी। देयर इज नो टोल राइट फॉर द डेवलपर। देखिए जो डेवलपर होगा HAM मॉडल में, ठीक है, वो क्या होगा कि उसके पास कोई टोल राइट नहीं होगा। अंडर HAM रेवेन्यू कलेक्शन वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अथॉरिटी होगी आपके जितना भी ये टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है, इसका आपके जो डेवलपर है, कंस्ट्रक्शन डेवलपर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिवाइव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। और देखिए यहाँ पर जो 40% है, ठीक है, यहाँ पे 40% तो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो बाकी का जो 60% होगा ना, वो जो डेवलपर है वो लोन्स के रूप में अपना मार्केट से लेगा, ठीक है। उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ आपका 40% दे रही है, बाकी 60% डेवलपर को खुद इन्वेस्ट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोर्ट्स इज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा बिल्कुल ही इसने एक तरीके से असर्ट कर दिया कि आप जो डेवलपमेंट है इंडियन पोर्ट्स का वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। ये बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। इंडियन पोर्ट्स हैंडल ऑलमोस्ट 95% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, दिस इज ट्रू। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। यहाँ पे देख लेते हैं। Now, at present, both public and private sector can invest in the development of Indian ports. In fact, in addition to the development of ports and terminals, the private sector has extensively participated in port logistic services. Indian ports handle almost 95% of trade volume. ठीक है, almost 95% of trade volume वो कौन हैंडल करता है, हमारे इंडियन पोर्ट्स हैंडल करते हैं। Thus, rising trade has contributed significantly to cargo traffic. India's total external trade grew to $763 billion in financial year 18, implying a CAGR of 5% since financial year 9. Okay, merchandise export during the year were $303 billion, while import reached $460 billion. Okay, तो ये तो जो आपका इतना एरिया है वो तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा याद करने लायक है नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ऐसा क्या हुआ वैसा क्या हुआ, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पोर्ट जो है हमारे 95% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम हैंडल करते हैं, ठीक है। 10 राइजिंग ट्रेड हैज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कार्गो ट्रैफिक। तो क्या हुआ है कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कार्गो ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे ट्रेड है वो कौन हैंडल कर रहा है, हमारे इंडियन पोर्ट्स ही हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज नॉट करेक्ट। देखिए अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते कैसे हैं। देखिए जब भी हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं कंट्री के बाहर। तो अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहता है कि आप बाहर से चीज़ें लेने की जगह आप अपनी कंट्री से, अपने लोकल से चीज़ें लो, ठीक है, जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, हम बाहर से नहीं लेंगे। दिस इज कॉल्ड मतलब वेग डेफिनेशन है ये एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सबसे पहले देखिए, दिस पॉलिसी एम्स एट पुटिंग
एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वेरी ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ जी ये पॉलिसी एम करती है एट पुटिंग एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तभी तो हम एक्सपोर्टेड जो इम्पोर्टेड चीजें हैं वो नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, इट इंडिकेट्स अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे बॉर्डर्स के बाहर से भी जो चीज आ रही है हम उसे एक तरीके से रोक दे रहे हैं एज इन कि हम उसका कंजप्शन कम करना चाह रहे हैं, हम एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी अपना रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर सी, हाई टैरिफ एंड कोटाज आर कॉमन इन कंट्री वेयर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज प्रैक्टिस्ड, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, आप सीधा ये नहीं कह सकते कि हम किसी कंट्री से नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ग्लोबलाइज्ड अब हमारा पूरा इन्वायरमेंट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं चीजों को रोकने के लिए, जब सपोज करिए हाई टैरिफ और कोटाज होंगे तो उन लोगों को प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्ट है और उनकी तरफ से जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली कम होता जाएगा क्योंकि उन्हें प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट इज यूज्ड बाय द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर डी है ये सही है कि इट इज यूज्ड बाय द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इसने ये पूछा है ना कि कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं बेसिकली, जैसे इंडिया हुई, बांग्लादेश हुई, ठीक है, ऐसी कंट्रीज करती हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम अपने जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रमोट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और अपना जो ये ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट को बेसिकली कम करने के लिए। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पर देखिए, इन द 1950s मोस्ट डेवलपिंग कंट्री वर प्राइमरी कमोडिटी एक्सपोर्टर रिलाइंग ऑन क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर द बल्क ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड रिपोर्टिंग अ large number of manufactured goods. The experience of colonialism and the distrust of the international economy that it engendered led policymakers in developing countries to adopt a policy of import substitution. ठीक है, colonization और ये इनका जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बना ली थी, ठीक है, इन सबको रूल किया था, तो इस सब की वजह से जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ था ना इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ठीक है, इट लेट द पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा कि हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाएंगे अपनी अपनी कंट्रीज में, ठीक है, तो ये हुआ आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द रिपोर्ट इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक, इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जो है कौन निकालता है? सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर सी है यूरोपियन सेंट्रल बैंक और ऑप्शन नंबर डी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए द वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक कौन निकालता है? आपकी वर्ल्ड बैंक निकालता है ये, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक जो है वो वर्ल्ड बैंक की डाटाबेस है on the external debt and financial flows, debt and equity of 128 country in the World Bank's debt reporting system. More than 200 indicators are available. 200 से ज़्यादा इंडिकेटर जो है वो अवेलेबल हैं. Data is from 1970 to 2020. The database combines observation from quarterly external debt statistic and quarterly public sector debt published by World Bank. IDS was formerly known as Global Development Finance. ठीक है. So now next question. Question number 9, which of the following statement is or are correct about the foreign institutional investor? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं FII, ये आपके UPSC में आ चुका है, ये आपके UPPCS में आ चुका है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इसके बारे में खुद भी पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, दे कैन इन्वेस्ट इन बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एंटाइटीज, ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपका बिल्कुल गलत है। दे कैन इन्वेस्ट इन लिस्टेड एंटाइटीज, दे कैन इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, इनिशियल अलॉटमेंट जब होता है तब क्या ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही है कि हाँ ये तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए, एक होता है आपका FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जो FDI होती है, दोज पीपल दे कैन इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। यहाँ पे एक बार इसका देख लेते हैं। FIIs are allowed to invest only in listed or to be listed entities and only through stock exchange.
ठीक है, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये अपना इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इनिशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जिसे हम IPO कहते हैं, और व्हेन अ ग्रुप ऑफ एंटाइटीज कम टुगेदर टू फ्लोट अ कंपनी are categorized as FDI is a myth. In fact, FIIs are very active in over the counter markets and in the initial public offering market in India. ठीक है, तो आपके जो FIIs हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन सेज, ये आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डिपार्टमेंट है, ठीक है। State that foreign investment as distinguished from portfolio investment has connotation of establishing a lasting interest in an enterprise that is resident in an economy other than that of the investor. FIIs cannot involve in the direct management of enterprise. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके FIIs हैं ये डायरेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्राइजेज में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब कि एंटरप्राइजेस के डायरेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैड हाउ मेनी क्वेश्चन टुडे? वी हैड 9 क्वेश्चन। ओके, 1 क्वेश्चन इज इन द नेक्स्ट स्लाइड देन। Okay, so I hope you like the video. Please hit the like and the subscribe button if you like the video, and small errors के लिए थोड़ी सी sorry. Okay, I'll try to improve in the next one. Thank you so much for watching. Meet you in the next video.